नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय सम्मेलन में किसानों से नई आवश्यकताओं और चुनौतियों को अपनाने पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने 50वीं विजय दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय समर स्मारक पर स्वर्णिम विजय मशाल को अनंत ज्वाला में विलय किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ढाका में बांग्लादेश विजय दिवस समारोह में शामिल हुए। इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम के अंतर्गत सम्मिश्रण के इथेनॉल पर वस्तु और सेवा कर की दर 18 से घटाकर 5% की गई। केंद्र सरकार ब्रह्मपुत्र नदी से संबंधित सभी घटनाक्रमों की सावधानीपूर्वक निगरानी कर रही है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत 135 करोड़ 25 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वस्थ होने की दर 98.38%। दक्षिणी फिलीपींस में तूफान राय के कारण हजारों लोग प्रभावित। और पीवी सिंधु विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में। समाचार संध्या में नीलम मलकानिया के साथ मैं लवली निगम। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। आपसे हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीरो बजट आधारित प्राकृतिक खेती सहित कृषि और खाद्य प्रसंस्करण के विभिन्न मुद्दों पर जोर दिया है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गुजरात के आणंद में कृषि और खाद्य प्रसंस्करण पर राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि खेती में बदलाव लाने और कृषि आधारित स्वच्छ ऊर्जा के लिए जीरो बजट वाली प्राकृतिक खेती और प्रौद्योगिकी की अहम भूमिका है। श्री मोदी ने कहा कि प्राकृतिक खेती के इस आंदोलन में देश के 8 करोड़ से अधिक किसान जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि सम्मेलन के नतीजों से देश भर में किसान लाभान्वित होंगे। देश के कृषि सेक्टर, खेती, किसानी के लिए आज का दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने देश भर के किसान साथियों से आग्रह किया था कि नेचुरल फार्मिंग के नेशनल कॉन्क्लेव से जरूर जुड़े। और जैसा अभी कृषि मंत्री तोमर जी ने बताया, करीब करीब 8 करोड़ किसान टेक्नोलॉजी के माध्यम से देश के हर कोने से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं सभी किसान भाई बहनों का अभिनंदन करता हूं। प्रधानमंत्री ने किसानों से बड़े पैमाने पर जैविक और प्राकृतिक खेती अपनाने की अपील की है। क्लाइमेट चेंज समिट में मैंने दुनिया से लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट यानी लाइफ को ग्लोबल मिशन बनाने का आह्वान किया। 21वीं सदी में इसका नेतृत्व भारत करने वाला है, भारत का किसान करने वाला। आइए आजादी के अमृत महोत्सव में मां भारती की धरा को रासायनिक खाद और कीटनाशकों से मुक्त करने का संकल्प ले। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक खेती को जन आंदोलन बनाने के लिए हर राज्य और राज्य सरकारों को आगे आना चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर एक पंचायत के कम से कम एक गांव को प्राकृतिक खेती से जोड़ा जाना चाहिए। आजादी के अमृत महोत्सव में आज समय अतीत के अवलोकन का, उनके अनुभवों से सीख लेकर नए मार्ग बनाने का भी है। अब आजादी के 100वें वर्ष तक का जो हमारा सफर है, आने वाले 25 साल का जो सफर है, वो नई आवश्यकताओं, नई चुनौतियों के अनुसार अपनी खेती को ढालने का है। प्रधानमंत्री ने गुजरात के किसानों और गुजरात के मुख्यमंत्री को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए बधाई दी। मुझे इस बात का भी संतोष है कि गुजरात में हमने टेक्नोलॉजी और नेचुरल फार्मिंग में
तालमेल के जो प्रयोग किए थे वो पूरे देश को दिशा दिखा रहे हैं। मैं फिर एक बार गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत जी का विशेष आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने देश के किसानों को नेचुरल फार्मिंग के बारे में इतना सरल शब्दों में स्व अनुभव की बातों के द्वारा बड़े विस्तार से समझाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय समर स्मारक पर आयोजित स्वर्णिम विजय मशाल श्रद्धांजलि और स्वागत समारोह में शामिल हुए। 1971 के युद्ध में भारत की विजय और बांग्लादेश के निर्माण की 50वीं वर्षगांठ से संबंधित स्वर्णिम विजय वर्ष समारोह की शुरुआत करते हुए पिछले वर्ष इसी दिन प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय समर स्मारक पर अनंत ज्वाला से स्वर्णिम विजय मशाल जलाई थी। उन्होंने 4 अन्य मशालें भी जलाई थी, जिन्हें 4 अलग अलग दिशाओं में यात्रा करनी थी। समारोह के दौरान इन चारों मशालों का राष्ट्रीय समर स्मारक पर प्रधानमंत्री द्वारा अनंत ज्वाला में विलय कर दिया गया। ये चारों मशालें सियाचिन, कन्याकुमारी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लोंगेवाला, कच्छ के रण और अगरतला सहित समूचे देश में यात्रा कर नई दिल्ली पहुंची हैं। इन मशालों को 1971 युद्ध से संबंधित प्रमुख क्षेत्रों और वीरता पुरस्कार विजेताओं के गृह नगरों में भी ले जाया गया था। श्री मोदी ने राष्ट्रीय समर स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में भारतीय सशस्त्र बलों के मुक्ति योद्धाओं, वीरांगनाओं और वीर जवानों के महान शौर्य और बलिदान को याद किया। श्री मोदी ने कहा, हमने मिलकर दमनकारी ताकतों से लड़ाई लड़ी और उन्हें हराया। उन्होंने कहा, ढाका में राष्ट्रपति जी की उपस्थिति प्रत्येक भारतीय के लिए विशेष महत्व रखती है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रीय समर स्मारक पर स्मारक डाक टिकट जारी किया। 1971 के युद्ध में भारत की जीत की याद में फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स ने लेह में विजय दिवस मनाया। फायर एंड फ्यूरी कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल PGK मेनन ने 1971 के युद्ध के दौरान सर्वोच्च बलिदान देने वाले बहादुर जवानों को श्रद्धांजलि दी। प्रतिष्ठित लेह युद्ध स्मारक पर एक कार्यक्रम में सभी रैंकों की ओर से लेफ्टिनेंट जनरल मेमन ने माल्यार्पण किया। संसद ने भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान बहादुर सैनिकों के सर्वोच्च बलिदान का स्मरण किया। राज्यसभा में सभापति M वेंकैया नायडू ने कहा कि आज ही के दिन 1971 में हमारे बहादुर और निडर सैनिकों ने पाकिस्तान के खिलाफ जीत हासिल की थी और बांग्लादेश एक नया देश बना था। उन्होंने कहा कि उस समय से आज तक भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध है और भारत बांग्लादेश के साथ संबंधों को और मजबूत करना चाहता है। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा कि सशस्त्र बलों का साहस देश के लोगों को प्रेरित करता रहेगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ढाका में आयोजित बांग्लादेश के 50वें विजय दिवस समारोह में हिस्सा लिया। पेश है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद विशिष्ट अतिथि के रूप में बांग्लादेश की स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती के अवसर पर ढाका में विजय दिवस परेड में शामिल हुए। बांग्लादेश मुक्ति युद्ध में भारतीय सेना और मुक्ति वाहिनी के संयुक्त प्रयासों को चिन्हित करने के लिए कर्नल विनय सदाशिवन ने भारतीय सशस्त्र बलों के 122 सदस्यीय त्रिसेवा दल का नेतृत्व किया। विंग कमांडर T आशा ज्योतिर्मयी, जो भारतीय वायुसेना की पैराट्रूपर हैं, भारतीय तिरंगे को लेकर बांग्लादेशी पैरा जंपर्स में शामिल हुई, जो भारतीय सेना के सैनिकों के बलिदान को चिन्हित करता है, जिन्होंने बांग्लादेश मुक्ति संघर्ष में अपनी जान गंवाई थी। भूटान, जो बांग्लादेश को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने वाला पहला देश था, और रूस, जिसने मुक्ति युद्ध का समर्थन किया था, की सैन्य टुकड़ियां भी इस परेड में शामिल हुई। 50वें विजय दिवस पर बांग्लादेश द्वारा राष्ट्रपति को निमंत्रण देना दोनों देशों के बीच मजबूत संबंधों को दर्शाता है। श्री कोविंद की पहली बांग्लादेश यात्रा और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि दोनों देश बांग्लादेश की स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती के साथ साथ अपने राजनयिक संबंधों की स्वर्ण जयंती भी मना रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए राजेश झा के साथ संजीव कुमार सिंह। आकाशवाणी अपने आदर्श वाक्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय अर्थात अधिक लोगों की प्रसन्नता और बहुत लोगों के कल्याण के लिए प्रसिद्ध है। आकाशवाणी ने बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में उचित जानकारी प्रदान कर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक रिपोर्ट। Hello, Calcutta for Dhaka. I am reading back the message. Are you ready to receive me? Over. Lieutenant General Niazi to General Sam Manekshaw, Chief of Army Staff, India,
Roger. Hello, Calcutta for Dhaka. I say that. लंबे समय तक खून खराबे के बाद बांग्लादेश 16 दिसंबर 1971 को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सामने आया। 1971 में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान आकाशवाणी ने तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को देश भर में हो रही सभी घटनाओं के बारे में सूचना प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना के पक्ष में बड़े पैमाने पर समाचार प्रसारित किए गए थे, लेकिन असली तस्वीर भारत से आकाशवाणी द्वारा प्रसारित की जा रही थी। आकाशवाणी ने 25 मार्च 1971 को पाकिस्तानी सेना द्वारा मुक्ति संग्राम के आंदोलन को रोकने के लिए किए गए नरसंहार की खबर व्यापक रूप से प्रसारित की। কোচবিহার থেকে আকাশবাণীর সংবাদদাতা জানিয়েছেন যে পাক ফৌজ রংপুর শহরে শত শত বুদ্ধিজীবী এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার করে পরে মেশিন গান থেকে গুলি করে নির্বিচারে হত্যা করছে। समाचार प्रभाग ने प्रतिदिन अपनी उद्देश्यपूर्ण रिपोर्टिंग के द्वारा ढाका की ओर भारतीय सेनाओं के बढ़ने के बारे में नवीनतम जानकारी दी। भारतीय सेनाबाहिनी और मुक्ति बाहिनी दुर्बार गतिते खुलनार दिके एगिए चलेছেন। কুমিল্লা মুক্ত জেনারেল অরোরা অগ্রবর্তী ঘাঁটি পরিদর্শন করেছেন। आकाशवाणी ने अपनी विशेष बांग्ला सेवा के माध्यम से न केवल भारतीय उपमहाद्वीप में बल्कि दुनिया भर के श्रोताओं का ध्यान आकर्षित किया। समाचार कक्ष महत्वपूर्ण मोड़ पर यादगार योगदान देने के लिए उन सैनिकों को सलाम करता है जिन्होंने बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अतहर सईद, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मात नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मात नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय सम्मेलन में किसानों से नई आवश्यकताओं और चुनौतियों को अपनाने पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने 50वें विजय दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय समर स्मारक पर स्वर्णिम विजय मशाल का अनंत ज्वाला में विलय किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, भारत बांग्लादेश के साथ मित्रता को हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। श्री कोविंद ढाका में स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल हुए। इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम के अंतर्गत सम्मिश्रण के इथेनॉल पर वस्तु और सेवा कर की दर 18 से घटाकर 5% की गई। केंद्र सरकार ब्रह्मपुत्र नदी से संबंधित सभी घटनाक्रमों की सावधानीपूर्वक निगरानी कर रही है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत 135 करोड़ 25 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वस्थ होने की दर 98.38% है। दक्षिणी फिलीपींस में तूफान राय के कारण हजारों लोग प्रभावित और पीवी सिंधु तथा किदाम्बी श्रीकांत विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान भारतीय जनमानस को उद्वेलित कर स्वतंत्रता का अलख जगाने और मातृभूमि के प्रति सेवा, समर्पण और त्याग की ज्वाला प्रज्वलित कर देने वाले अमर गीतों पर आधारित विशेष कार्यक्रम आजादी के तराने सुनना न भूलें। FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर प्रत्येक शुक्रवार शाम 4:45 पर परिक्रमा कार्यक्रम के अंतर्गत आजादी के तराने सिर्फ आकाशवाणी पर।
इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम के अंतर्गत सम्मिश्रण के लिए इस्तेमाल इथेनॉल पर वस्तु और सेवा कर की दर सरकार ने 18% से घटाकर 5% कर दी है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने लोकसभा में लिखित जवाब में कहा कि पेट्रोल में इथेनॉल के सम्मिश्रण को बढ़ावा देने के लिए ये फैसला लिया गया है। गन्ना आधारित फीडस्टॉक जैसे भारी गुड़, गन्ने का रस, चीनी सिरप से उत्पादित इथेनॉल का खरीद मूल्य सरकार द्वारा और खाद्यान्न आधारित फीडस्टॉक से बने इथेनॉल का खरीद मूल्य सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों द्वारा वार्षिक आधार पर तय किया जाता है। इससे जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति 2018 की अधिसूचना द्वारा देश में जैव ईंधन के उपयोग को बढ़ावा मिला है। ये नीति पेट्रोल के साथ सम्मिश्रण के लिए इथेनॉल की आपूर्ति में वृद्धि के लिए जैव इथेनॉल के उत्पादन के वास्ते कई फीड स्टॉक्स के उपयोग की अनुमति देता है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने दोनों सदनों का संचालन ठीक से न होने देने के लिए विपक्षी सदस्यों की आलोचना की। संसद के बाहर श्री जोशी ने बताया कि सरकार जनहित के मुद्दों पर बहस के लिए तैयार है और विपक्ष से रचनात्मक सुझाव मांगती है। सस्पेंशन के हमारा स्टैंड क्लियर है। जो कर्मचारी इस संसद को बचाने के लिए अपना त्याग किया, बलिदान किया, ऐसे लोगों के ऊपर हमला करने का कोशिश हुआ है, हमला किया है, गले में उनका हाथ लगा के पीछे दबाया है, ये सब करने का जो है उसके लिए उनको माफी मांगना चाहिए। माफी भी नहीं मांगते इतना करके, ये क्या है। केंद्र सरकार चीन की ब्रह्मपुत्र नदी पर जल विद्युत परियोजनाओं को विकसित करने की योजना सहित ब्रह्मपुत्र से संबंधित सभी घटनाक्रमों की सावधानीपूर्वक निगरानी कर रही है। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने आज राज्यसभा में लिखित उत्तर में बताया कि सरकार ने चीनी अधिकारियों से ये सुनिश्चित करने का आग्रह किया है कि डाउन स्ट्रीम राज्यों के हितों को उनके अप स्ट्रीम क्षेत्रों में किसी भी गतिविधि से नुकसान न पहुंचे। गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने आज केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड की स्थिति की समीक्षा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। गृह मंत्रालय ने कहा कि कोविड-19 से निपटने के लिए सभी केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य ढांचे की तैयारियों की भी समीक्षा की गई। बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण भी मौजूद थे। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत 135 करोड़ 25 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल 60 लाख से अधिक टीके लगाए गए। इस दौरान 7,974 नए मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई, जबकि 7,948 मरीज स्वस्थ हुए हैं। स्वस्थ होने की दर 98.38% है। कुल 3 करोड़ 41 लाख 54 हजार से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। देश में अब तक 66 करोड़ 71 लाख से अधिक कोविड जांच की जा चुकी हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि 2025 तक तपेदिक रोग के उन्मूलन के लिए जन भागीदारी बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी हितधारकों को एक साथ आना होगा। आज नई दिल्ली में ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन में श्री नायडू ने कहा कि राष्ट्र दृढ़ निश्चय, पूर्ण विश्वास तथा साहस के साथ इस बीमारी को हरा सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस संबंध में कई पहल की हैं। श्री नायडू ने जोर देकर कहा कि टीबी के खिलाफ इस लड़ाई में पोषण बहुत महत्वपूर्ण है। इंडिया शुड बिकम टीबी मुक्त। दिस टास्क कैन बी फुलफिल्ड गोइंग बाय द एक्सपीरियंस ऑफ द 22-year-old youngster and also housewife from a rural area in Uttar Pradesh. It shows that if you have the determination, if you have the conviction, and if you have the courage, you'll be able to defeat this. This is the lesson we have to understand and join together. One is the government initiative of the surveillance system, and also one important aspect of this is Nikshay Poshan Abhiyan. Nutrition is very important in this fight against TB. स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने 2025 तक तपेदिक रोग को खत्म करने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि देश में इस समय 25 लाख से अधिक तपेदिक रोगी हैं और हर साल लगभग 4 लाख लोगों की इस बीमारी से मौत हो जाती है। श्री मांडविया ने कहा कि टीबी के 65% रोगी 25 से 55 वर्ष के आयु वर्ग के हैं।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि भारत बांग्लादेश के साथ मित्रता को हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। आज ढाका में बांग्लादेश की जातीय संसद में बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के जन्म शताब्दी समारोह और स्वतंत्रता के स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि भारत बांग्लादेश के साथ मित्रता निभाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस अवसर पर बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हामिद और प्रधानमंत्री शेख हसीना भी मौजूद थे। भारत और बांग्लादेश के बीच 50 साल पुरानी मित्रता का स्मरण करते हुए श्री कोविंद ने कहा कि असाधारण चुनौतियों को पार करके दोनों देशों के बीच मित्रता आरंभ हुई थी और अब इसे और आगे ले जाने का समय आ गया है। श्री कोविंद ने कहा कि लाखों लोगों की तरह वो भी बांग्लादेश के लोगों के विश्वास और साहस से काफी प्रभावित हैं। उन्होंने कहा कि बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के आदर्शों को प्रधानमंत्री शेख हसीना के नेतृत्व में बांग्लादेश के मेहनती और उद्यमी लोग महसूस कर रहे हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। ये आकाशवाणी है। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम आपके लिए रोजाना ला रहे हैं इसी शानदार संघर्ष की झलक। आज हम स्मरण कर रहे हैं जाने माने शिक्षाविद, लेखक और पत्रकार उमेश चंद्र दत्ता को। उनका जन्म 16 दिसंबर 1840 को कोलकाता के वर्तमान दक्षिण 24 परगना में हुआ था। वे प्रमुख ब्रह्म समाजी थे जिन्होंने समाज के विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित किया। उमेश चंद्र 1859 में ब्रह्म समाज में शामिल हुए। शीघ्र ही वे केशव चंद्र सेन के निकट आ गए। उन्होंने पश्चिम बंगाल के हरिनवी में ब्रह्म समाज की स्थापना की। जब ब्रह्म समाज 2 भागों में विभाजित हो गया तो उमेश चंद्र केशव चंद्र सेन गुट के सबसे लोकप्रिय कार्यकर्ताओं में से एक हो गए। 1863 में उमेश चंद्र ने ब्रह्म समाज के अन्य युवाओं के साथ भामा बोधनी सभा की स्थापना की। इस सभा का मुख्य उद्देश्य समाज में भामा या महिलाओं को शिक्षित करना और उनका उत्थान करना था। उन्होंने 40 वर्ष तक भामा बोधनी पत्रिका का संपादन किया और ये कार्य 1902 तक लगातार करते रहे। इस समाचार पत्र ने महिलाओं के उद्धार और महिला शिक्षा के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उमेश चंद्र ने 2 साप्ताहिक, धर्म साधों और भारत संस्कारक का भी संपादन किया। उमेश चंद्र ने कई स्कूलों में शिक्षण भी किया। 1893 में उन्होंने कोलकाता के मानिकतला में मूक बधिर बच्चों के लिए स्कूल खोला। वे कोलकाता में बेथुन कॉलेज की कार्यकारी समिति के सदस्य रहे और कोलकाता यूनिवर्सिटी की सीनेट के सदस्य भी रहे। इस प्रकार उन्होंने इन संस्थानों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उमेश चंद्र ने बेहद साधारण जीवन जिया, इसीलिए लोग उन्हें योगी कहते थे। 1907 में उनका निधन हो गया। महिला उत्थान और शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण कार्य करने वाले महान सुधारक को शत शत नमन। आज हम लोकतंत्र के पक्षधर और वंचित वर्ग के लोगों के सशक्तिकरण के कट्टर समर्थक पानगंटी रामराय निंगार को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उनका निधन 16 दिसंबर 1928 को हुआ था। उन्हें पानगल के राजा के नाम से भी जाना जाता है। रामराय निंगार जस्टिस पार्टी के संस्थापक सदस्यों में शामिल थे। वे 11 जुलाई 1921 से 3 दिसंबर 1926 तक मद्रास प्रेसिडेंसी के प्रीमियर भी रहे। रामराय निंगार का जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ था। उत्तर अरकोट जिला बोर्ड का सदस्य चुने जाने के साथ उनका सार्वजनिक जीवन शुरू हुआ। 1912 में वे दिल्ली में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य बने।
1918 में उन्हें दीवान बहादुर की उपाधि प्रदान की गई। उसी वर्ष रामराय निंगार को इंपीरियल वॉर काउंसिल का सदस्य भी बनाया गया। इस बीच जस्टिस पार्टी के गठन के साथ मद्रास में गैर ब्राह्मण आंदोलन जोर पकड़ रहा था। रामराय निंगार भी इस आंदोलन में शामिल हो गए और शीघ्र ही इसके अग्रणी नेता बन गए। उन्नीस 1921 में जब सुब्बा रायलू खराब स्वास्थ्य के कारण पद से हटे तो राम राय निंगार मुख्यमंत्री बने। पानागल प्रशासन कुछ दूरगामी सुधारों के लिए जाना जाता है। उस दौरान सरकारी नौकरी में आरक्षण शुरू किया गया और मद्रास में समावेशी दौर का मार्ग प्रशस्त हुआ। मंदिरों और मठों का प्रशासन नवगठित हिंदू रिलीजियस एंडोवमेंट बोर्ड के अधीन लाया गया। वे राजनीति में सक्रिय रहे और 16 दिसंबर 1928 को अपने निधन तक जस्टिस पार्टी के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते रहे। मातृभूमि के इस महान सपूत को श्रद्धांजलि। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग श्रृंखला में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा है कि निर्वाचन आयोग पंजाब में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करेगा। वो निर्वाचन आयोग के दल के साथ चंडीगढ़ में राज्य में चुनावी तैयारियों की समीक्षा करने के बाद संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। All political parties desired 100% deployment of VVPAT along with the EVMs. Party representative also desired 100% webcasting coverage on polling day from all the polling stations to ensure transparency. Some political parties also opined that duplication of names in some of the voter list and also names of migrant workers in the voter list. ECI has always recognized that after the voters, political parties are the most important stakeholders in the election process. The Commission has assured the political party representative that our endeavour is to conduct free, fair, participative, inclusive and inducement-free election. बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 113 अंक की बढ़त के साथ 57,901 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 27 अंक बढ़कर 17,248 पर पहुंच गया। दक्षिणी फिलीपींस में भयंकर तूफान राय के कारण भारी बाढ़ और विनाश की चेतावनी के बीच हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। करीब 175 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाओं के साथ लोकप्रिय पर्यटन द्वीप सिरगांव में तूफान ने दस्तक दी है। सिरगांव के कुछ हिस्सों में बिजली और संचार सेवा ठप पड़ गई है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि तूफान से 13 मिलियन लोग प्रभावित हो सकते हैं। ये तूफान इस वर्ष दक्षिण पूर्व एशियाई देश में आने वाले सबसे शक्तिशाली तूफानों में से एक है। स्पेन के हुएल्वा में बीडब्ल्यूएफ विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पीवी सिंधु और किदाम्बी श्रीकांत क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आज खेले गए महिला सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में सिंधु ने थाईलैंड की चोचुवोंग को और पुरुष सिंगल्स में किदाम्बी ने चीन के लू ग्यांगजू को पराजित किया। क्वार्टर फाइनल में सिंधु का मुकाबला विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी ताइत्जू यिंग से होगा, जबकि किदाम्बी का मुकाबला नीदरलैंड्स के मार्क काल्जो से होगा। आज ही पुरुष सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में लक्ष्य सेन और एचएस प्रणॉय अपने अपने मुकाबले खेलेंगे। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट में कल भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। मैच शाम 3:30 बजे से खेला जाएगा। कल भारत ने मेजबान बांग्लादेश को 9-0 से पराजित किया था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय सम्मेलन में किसानों से नई आवश्यकताओं और चुनौतियों को अपनाने पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने 50वें विजय दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय समर स्मारक पर स्वर्णिम विजय मशाल को अनंत ज्वाला में विलय किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, भारत बांग्लादेश के साथ मित्रता को हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। ढाका में स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल हुए। इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम के अंतर्गत सम्मिश्रण के इथेनॉल पर वस्तु और सेवा कर की दर 18 से घटाकर 5% की गई। केंद्र सरकार ब्रह्मपुत्र नदी से संबंधित सभी घटनाक्रमों की सावधानी पूर्वक निगरानी कर रही है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत 135 करोड़ 25 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.38%। दक्षिणी फिलीपींस में तूफान राय के कारण हजारों लोग प्रभावित और पीवी सिंधु तथा किदाम्बी श्रीकांत विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।